नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रखी है और महत्वपूर्ण सीरीज जो अपनी चल रही है वो चल रही है अपने रफ्तार सीरीज के नाम से। इस सीरीज के अंदर मैं आपके सामने प्रत्येक दिन भारत के संविधान का एक टॉपिक लेके आता हूँ जो आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, आने वाले जितने भी एसएससी के एग्जाम है, उनके दृष्टिकोण से और आरपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये जो सीरीज है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इस सीरीज के अंदर अपन जो है वो एक कड़ी शुरू कर रखे थे और वो जो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, वो अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों से संबंधित अपन चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है अपने दो इसके ऊपर मैं क्लास अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने। उसमें पहले में मैं पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, मौलिक अधिकार क्या है, किस तरह से होते हैं, विश्व इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास क्या है, कितने प्रकार के हैं। इसके अलावा 2 नंबर जो वीडियो है उसमें भी आपके सामने आर्टिकल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यानी समानता का जो अधिकार है वो करवा चुका हूं। इसके अलावा राज्य शब्द की परिभाषा, विधि शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो भी मैं आपको करवा चुका हूं। और इसके आगे जो है आज का अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो इस क्लास को भी दोस्तों आप जो है अंत तक जरूर देखना, आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास जो है महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए दोस्तों, आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। यानी अपने को सभी को पता है कि भारत के संविधान के अंदर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में इन अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 अधिकारों की संख्या हो गई। तो सबसे पहले जो समानता का अधिकार था वो अपन जो है प्रीवियस जो वीडियो था अपने उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज आपके सामने जो अपन पढ़ रहे हैं वो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू जो फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है अपने को कितने प्रकार के अधिकार इसके अंदर मिलते हैं, कितने प्रकार के अधिकार इसमें मिलते हैं। और इससे भी पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल नंबर कहाँ पर खत्म होते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से दोस्तों ये स्टार्ट होते हैं और 19 से लेके कहां तक चलते हैं? ये चलते हैं 22 तक। यानी पूछा जाए टोटल कितने आर्टिकल है? 19, 20, 21, 22। 4 आर्टिकल अपने को मिलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो स्वतंत्रता प्रदान की गई है किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। अब देखिए इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता अपने को मिलती थी दोस्तों। तो इसमें अपने को 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी। और वर्तमान में पूछा जाए इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। सबसे पहले 1 नंबर पे जो स्वतंत्रता मिलती है अपने को वो कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? तो देखिए आपको सबसे पहले स्वतंत्रता मिलती है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल नंबर 19(1) जो है 19(1) जो है इसमें मिलती है अपने को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अपने को और कौन कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? तो सबसे पहले तो देखिए 1 नंबर पे तो अपने को मिलती है 19(1) में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में 2 नंबर पे 19(2) में अपने को कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? तो 19(2) में अपने को जो स्वतंत्रता मिलती है दोस्तों, वो स्वतंत्रता मिलती है सभा सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता अपने को मिलती है। सभा की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। 19(3) में पूछा जाए अपने को कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? तो 19(3) में जो स्वतंत्रता मिलती है वो मिलती है अपने को संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की आजादी अपने को मिलती है। 19(4) अपने को कौन सी मिलती है? तो 19(4) दोस्तों अपने को मिलती है आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता अपने को मिलती है। 19(5) अपने को कौन सी मिलती है? तो 19(5) जो है वो अपने को मिलती है दोस्तों निवास यानी रेजिडेंस की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता अपने को मिलती है। 19(6) अपने को कौन सी मिलती थी और 19(7) कौन सी मिलती थी, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं।
अब देखिए सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो अभी अपन ने पढ़ा, और वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी, और वर्तमान में 6 प्रकार की। एक नंबर पे मिलती है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिलती है, इसी में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस आर्टिकल के अंदर अपने को मिलती है, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर जो है वो अपने को मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता। फिर अपने से प्रश्न पूछा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये अच्छा प्रश्न है, और सूचना का अधिकार जो है किस आर्टिकल के अंदर मिलता है, तो दोस्तों ये भी आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर मिलता है। तो प्रेस की आजादी 19(1) में, सूचना का अधिकार जो है वो भी अपने को आर्टिकल नंबर 19(1) में मिलता है। उसके बाद मामला आता है 2004 के अंदर नवीन जिंदल वर्सेज भारत संघ मामला आता है। और ये जो नवीन संघ वर्सेज जो है भारत संघ मामला आता है, इसके अंदर जो है अपने को क्या व्यवस्था की गई थी, इसमें व्यवस्था की गई थी, और व्यवस्था की गई थी कि ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता, ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता जो अपने को दी गई है, वो भी ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता पूछा जाए किस आर्टिकल में अपने को मिलती है, तो वो भी अपने को मिलती है दोस्तों आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर मिलती। अब बात आती है फिर 19(2) के अंदर क्या मिलता है। 19(2) में मिलता है अपने को सभा करने की स्वतंत्रता। बिल्कुल सभा करने की स्वतंत्रता तो अपने को मिलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभा किस प्रकार करने की मिलती है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभा करने की आजादी मिलेगी और उसके बावजूद जो है अपन जो है शांतिपूर्वक तब जो है वो काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभा की स्वतंत्रता मिलती है, और सभा भी कैसी अपने को मिलती है, शांतिपूर्वक सभा करने की क्या मिलती है अपने को दोस्तों, आजादी मिलती है। सभा करिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सभा करिए, बिना हथियारों के जो है वो आप सभा करिए। संघ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है, तो संघ बनाने की बिल्कुल स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो किसका निर्माण नहीं कर सकता, तो दोस्तों संघ का निर्माण नहीं कर सकता। उसके बाद आती है दोस्तों आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के अंदर कहीं पर भी बसने की आजादी, कहीं पर भी आवागमन की आजादी मिलती है। और ये जो आवागमन की आजादी मिलती है, पहले मिलती थी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, और वर्तमान के अंदर जो है पूरे भारत के अंदर आवागमन की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। फिर मिलती है दोस्तों अपने को निवास की स्वतंत्रता। और ये जो रेजिडेंस यानी निवास की स्वतंत्रता मिलती है, ये भी पहले लिखा होता था कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, और वर्तमान के अंदर जो है संपूर्ण भारत के अंदर अपने को मिलती है आजादी या स्वतंत्रता किस चीज की मिलती है, तो वो अपने को मिलती है निवास की स्वतंत्रता मिलती है। तो अब आप देखिए बोर्ड की तरफ जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता अपने को मिली यहाँ पे। सबसे पहले अपने को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, इसी के अंदर अपने को सूचना का अधिकार मिलता है, इसी के अंदर अपने को प्रेस की आजादी मिलती है। नवीन जिंदल वर्सेज भारत संघ मामले के अंदर अपने को जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी अपने को क्या मिलती है दोस्तों, आजादी अपने को मिलती है। इसके अलावा अपने को सभा करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सभा कर सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा कर सकते हो, बिना हथियारों के आप सभा कर सकते हो। संघ बनाने की आजादी अपने को मिलती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो है अपने को संघ बनाने की आजादी अपने को नहीं मिलती। अब देखिए आवागमन की स्वतंत्रता मिलती है, बिल्कुल आवागमन की स्वतंत्रता मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपने को आवागमन की स्वतंत्रता मिलती है। इसके अलावा निवास की स्वतंत्रता पूछा जाए तो निवास की स्वतंत्रता भी अपने को जो मिलती है, वो भी किसके द्वारा मिलती है, आर्टिकल नंबर किस में मिलती है, आर्टिकल नंबर 19(5) में मिलती है। आर्टिकल नंबर दोस्तों अपने को 19(5) के अंदर जो मिलती है, वो किस चीज की स्वतंत्रता मिलती है, वो मिलती है निवास करने की अपने को स्वतंत्रता मिलती है, निवास करने की। अब बात आती है कि 19(6) के अंदर फिर अपने सामने क्या लिखा हुआ था, तो दोस्तों 19(6) के अंदर जो लिखा हुआ था वो अपने को मिलता था किस चीज का, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार हटाया गया था, यानी इसमें मिलता था अपने को संपत्ति का अधिकार। इसमें मिलता है अपने को संपत्ति का अधिकार। और आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया था दोस्तों, तो संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर हटा दिया गया था। और वर्तमान के अंदर 19F या फिर 19(6) जो है वो क्या पड़ा हुआ है, तो वो दोस्तों खाली पड़ा हुआ है। अब बात आती है 19(6) के अंदर अपने को मिलती है, तो फिर 19(7) के अंदर अपने को क्या मिलती है,
1906 के अंदर अपने को ये आजादी मिल जाती है। तो 1907 के अंदर अपने को क्या आजादी मिलती है? तो अब देखिए, सबसे पहले विचार की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। इसके अलावा अपने को जो मिलती है वो कौन सा अधिकार मिलता है? संपत्ति का जो अधिकार मिलता है। और उसके बाद 1907 के अंदर अपने को क्या मिलती है? 1907 में अपने को मिलती है व्यापार करने की आजादी, या व्यापार करने की अपने को स्वतंत्रता मिलती है। व्यापार की अपने को स्वतंत्रता मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब प्रश्न पूछा जाता है कि 19 आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो है कितने प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता है दोस्तों? तो वर्तमान के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। पहले कितने प्रकार की इसके अंदर स्वतंत्रता थी? तो इसके अंदर पहले जो स्वतंत्रता थी वो कितने प्रकार की थी? वो 7 प्रकार की, और वर्तमान में अपने को स्वतंत्रता मिलती है 6 प्रकार की। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 20 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, पूछा भी जाता है। अपराधों से संबंधित दोष सीधी, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इससे संबंधित जो उसके पास क्या अधिकार है, वो आर्टिकल नंबर अपने को 20 मिलता है। अपराधों के लिए दोष सीधी, देखिए इस अपराधों के लिए दोष सीधी में 3 चीजें मिलती है। 3 चीजें मिलती है। 3 चीजें कौन सी मिलती है? सबसे पहली चीज जो मिलती है कि जिस समय के अंदर व्यक्ति ने अपराध किया है, या जिस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति ने अपराध किया है, तो सजा का प्रावधान भी उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था, वही सजा का प्रावधान रहेगा। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि किसी व्यक्ति ने 2010 के अंदर अपराध किया था, तो 2010 के अंदर अपराध कब होता है दोस्तों? अपराध मान लीजिए 2010 के अंदर हुआ। इसका मतलब अब इस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो किस कानून के हिसाब से मिलेगी? वो उस कानून के हिसाब से मिलेगी 2010 के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या धारा थी, उसके हिसाब से जो है उसे कानून मिलेगी, उसे जो है सॉरी सजा मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्यक्ति ने जिस समय और जिस परिस्थिति के अंदर अपराध किया है, उसी समय के कानून के हिसाब जो है उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दोषी साबित माना जाएगा, और उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? सजा का प्रावधान किया जाएगा, या उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। अब दूसरी अपने उसमें क्या प्रावधान मिलता है आर्टिकल नंबर 20(2) के अंदर? यानी व्यक्ति ने अगर एक बार अपराध किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 20(2) में लिखा हुआ है, व्यक्ति ने अगर अपराध एक बार किया है तो उस व्यक्ति को सजा भी कितनी बार मिलनी चाहिए? एक बार मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने एक बार अपराध किया है, उस व्यक्ति को सजा 2 बार मिल जाए, उस व्यक्ति को सजा 3 बार मिल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपराध एक बार हुआ है तो सजा भी दोस्तों कितनी बार मिलनी चाहिए? सजा भी एक बार मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 20(3) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 20(3) में लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, उस व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि आर्टिकल 20 के अंदर जो है व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित कितने प्रकार के अधिकार मिलते हैं? तो 3 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। और 3 प्रकार के अधिकार कौन कौन से मिलते हैं? व्यक्ति ने अपराध जिस समय और जिस परिस्थिति में किया है, सजा भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो कानून कहता है वही मिलेगी। एक बार व्यक्ति ने अपराध किया है तो सजा का प्रावधान भी कितनी बार? एक बार है। और व्यक्ति को गवाही के लिए अपने ही विरुद्ध क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों? बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो है 2010 के अंदर एक मामला आता है सेल्वी बनाम कर्नाटक सरकार, और इसके अंदर क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें कहा गया था कि नार्को टेस्ट है, इसके अलावा लाई डिटेक्टर, इसके अलावा ब्रेन टेस्ट लो जो है इसके ऊपर क्या लगा दी गई थी दोस्तों? रोक लगा दी गई थी। यानी कब रोक लगा दी गई थी? 2010 के अंदर नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, और इसके अलावा जो ब्रेन टेस्ट लो है इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। और ये रोक कब लगा दी गई थी? ये रोक लगा दी गई थी 2010 के अंदर लगा दी गई थी। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा था? आर्टिकल नंबर अपने सामने था आर्टिकल नंबर 20। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, सबसे अच्छा जो एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर क्या लिखा हुआ मिलता है? आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता।
प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता। ये जो आर्टिकल नंबर 21 है, इसी आर्टिकल को और क्या कहा जाता है? इसी आर्टिकल को दोस्तों कहा जाता है जीवन जीने की आजादी। इसी में लिखा हुआ मिलता है जीवन जीने की आजादी। जीवन जीने की आजादी किस आर्टिकल के अंदर अपने को मिलता है जीवन जीने की आजादी? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर मिलता है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर अपने को मिलता है। सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर 21, प्राण व देहिक की स्वतंत्रता। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत के अंदर इमरजेंसी लग जाती है, जब आर्टिकल 352 लग जाता है, 352 लग जाता है, तो उस समय जो है किस आर्टिकल को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता? यह पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल समाप्त नहीं किया जा सकता। वो आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? वो आर्टिकल है 21। आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर है 21 हो गया। तो आर्टिकल नंबर 21 में अपने को क्या चीज मिलती है? एक तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर अपने को मिलता है प्राण व देहिक की स्वतंत्रता। इसके अलावा इस आर्टिकल नंबर 21 में क्या मिलता है? जीवन जीने की आजादी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 में मिलती है। यानी जीवन जीने का जो अधिकार अपने को मिलता है वो भी किस आर्टिकल के अंदर मिलता है? आर्टिकल नंबर 21 में मिलता है। अब बात ये आती है कि अगर जीवन जीने का अधिकार अपने को मिलता है तो क्या मरने का अधिकार भी मिलता है? 2011 के अंदर मामला आता है अरुणाचल वर्सेज भारत संघ, मामला जो आता है 2011 के अंदर, और इस मामले के अंदर कहा गया था अरुणाचल वर्सेज भारत संघ मामला। इस मामले में कहा गया था कि अगर जीवन जीने की आजादी है तो व्यक्ति को मरने की भी क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए, और व्यक्ति को मरने का भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को खारिज करते हुए कहा कि व्यक्ति को मरने की आजादी नहीं दी जा सकती है, और अगर किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उस बीमारी का अगर कोई इलाज नहीं है, बीमारी ऐसा दे अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है और उसका अगर कोई इलाज नहीं है, और अगर जो है मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड कर दे कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो उस व्यक्ति को मरने की क्या दी जा सकती है? इजाजत दी जा सकती है। मरने की उस व्यक्ति को क्या दी जा सकती है? अधिकार दिया जा सकता है। तो जीवन जीने का अपने को वाकई अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। अब देखिए यही जो आर्टिकल नंबर 21 है, इसमें और क्या लिखा हुआ मिलता है? इसी में लिखा हुआ है शुद्ध जल पीने की आजादी। शुद्ध जल पीने की आजादी इसमें मिलती है। शुद्ध जल पीने की आजादी के साथ इसमें और क्या मिलता है? पौष्टिक युक्त भोजन की आजादी मिलती है, या पौष्टिक युक्त भोजन का अधिकार मिलता है। भोजन का अधिकार मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलता है? अच्छे कपड़े पहनने की आजादी मिलती है। अच्छे कपड़े पहनने की भी क्या मिलती है? अधिकार मिलता है। पहनने की भी स्वतंत्रता मिलती है। और सबसे अधिक जो क्या मिलता है इसके अंदर? अपनी मनमर्जी के व्यक्ति से शादी करने का भी अधिकार मिलता है। अपनी मनमर्जी के व्यक्ति से शादी का भी क्या मिलता है दोस्तों? इसके अंदर जो है अधिकार मिलता है। तो कितनी सारी चीजें इसके अंदर मिलती है? इसके अंदर सबसे पहले शुद्ध जल पीने की आजादी मिलती है। देखिए शुद्ध जल पीने की आजादी मिलती है, पौष्टिक युक्त भोजन करने का अधिकार मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिलता है, अपनी मनमर्जी के व्यक्ति से शादी करने का भी क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। हथकड़ी और फोन टेपिंग पर इसमें क्या लगा दिया गया था? इसके अंदर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब देखिए आर्टिकल नंबर 21 तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 21 क्लोज ए। आर्टिकल नंबर 21 क्या पूछा जाता है? और आर्टिकल नंबर 21 सबसे पहली बात तो ये है, इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा जाता है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 2002 के अंदर। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है आर्टिकल नंबर 21 कै जोड़ा गया था। और इस आर्टिकल नंबर 21 कै के अंदर क्या व्यवस्था की गई थी? तो इसमें व्यवस्था की गई थी 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के
14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए अधिकतर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस आर्टिकल के अंदर व्यवस्था की गई है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 21A के अंदर की गई है। अब बात आती है इसे कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। और बिल्कुल यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न देखने को मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 21 प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। ऐसा आर्टिकल जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा आर्टिकल जो आपातकाल यानी इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21। क्यों है? क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर चाहे कोई इमरजेंसी लग जाए, आपके प्राण नहीं छीने जाएंगे। तो ये जो है प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता और व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा किया गया। अब देखिए इसके बाद कौन सा आर्टिकल मिलता है? आर्टिकल नंबर 22 मिलता है, आर्टिकल नंबर 22 मिलता है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? गिरफ्तारी के संबंध में, यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार मिलते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को क्या-क्या अधिकार मिलते हैं, कितने उस व्यक्ति के पास अधिकार है? तो सबसे पहली बात तो है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, तो उसके पास सबसे पहला अधिकार कौन-सा मिलता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार का मतलब क्या हो गया कि पुलिस अगर गिरफ्तार करने आती है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है, उस व्यक्ति को ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि वो व्यक्ति जो है गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो तो बताइए कि किस संबंध में आप गिरफ्तार कर रहे हो, क्या मैंने ऐसा काम किया है? तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 22(1) क्या कहता है? गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, कि बताइए हमने कौन सा गुनाह किया है जिस वजह से आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो, तो गिरफ्तारी के इस कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात इसमें क्या मिलता है? आर्टिकल नंबर 22(2) के अंदर क्या मिलता है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा यानी 24 घंटे के भीतर भीतर कहाँ पेश करना होता है? संबंधित न्यायालय के अंदर उस व्यक्ति को पेश करना होता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 22(2) जो है वो ये बात कहता है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास ये अधिकार है। और तीसरा, भारत के अंदर सबसे अच्छा अधिकार कौन सा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने मनमर्जी का वकील रखने का अधिकार, अपने मनमर्जी के वकील से सलाह लेने का भी क्या मिलता है दोस्तों? अधिकार मिलता है। तो अच्छा ये आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन कौन से अधिकार है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 2 नंबर पे 24 घंटे से ज्यादा उसे 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय में पेश करना होता है, और वो व्यक्ति अपनी मनमर्जी का क्या कर सकता है? मनमर्जी के वकील रखने का भी उस व्यक्ति को क्या है? अधिकार है। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा था दोस्तों? आर्टिकल नंबर 22 था। आर्टिकल नंबर कौन सा था? 22 था। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर आते हैं कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा जाए कौन कौन से आर्टिकल है दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार अपने को मिलते हैं, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक मिलते हैं? आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? बलात्सर्म पर रोक। बलात्सर्म पर रोक। बलात्सर्म पर रोक। बलात्सर्म पे रोक का मतलब क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवा सकता। बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवा सकता। बंधुआ मजदूरी पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई, क्योंकि दास प्रथा की क्या कर दी गई दोस्तों? दास प्रथा की भी समाप्ति कर दी गई। दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई, तो हाली प्रथा को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब मजदूरी को है जो बिना पैसे दिए मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई। दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। हाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
और दोस्तों सागड़ी प्रथा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल नंबर कहता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर कहता है 23 कहता है। आर्टिकल नंबर कौन सा कहता है, 23 कहता है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पे रोक का क्या मतलब हो गया, बाल श्रम पे रोक का दोस्तों मतलब ये हो गया कि छोटे बालकों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। छोटे बालकों को, छोटे बालकों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। खतरनाक एवं बालकों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जाएगा। क्यों नहीं करवाया जाएगा दोस्तों, इसलिए नहीं करवाया जाएगा क्योंकि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। अभी अपन ने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 21 के, और ये कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अपन ने पढ़ा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने आर्टिकल मिलते हैं, दो अपने को आर्टिकल मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 ने देखिए दोस्तों क्या बात कही, बलात्कार पे रोक कही, यानी किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवाया जा सकता। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा दी गई। दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। हाली प्रथा को समाप्त किया गया, और सागड़ी प्रथा को भी क्या कर दिया गया दोस्तों, सागड़ी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन बात ये आती है कि जब कभी देश की बात आती है, जब कभी एकता अखंडता की बात आती है, या फिर देश के हित की बात आती है, या भारत में कहीं इमरजेंसी लग जाती है, तो उस समय जो देश हित के लिए व्यक्ति से कार्य बिना मजदूरी के करवाया जा सकता है, लेकिन बाकी किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए कार्य नहीं करवाया जा सकता। बाल श्रम पर रोक, छोटे बालकों को खतरनाक एवं विस्फोटक स्थानों पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल नंबर 24 कहता है। आर्टिकल नंबर कौन सा कहता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 24 कहता है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने को मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मतलब हुआ देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक मिलता है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक मिलता है। 25, 26, 27 और 28 टोटल कितने आर्टिकल हो गए, टोटल जो है आर्टिकल हो गए 4 आर्टिकल हो गए। अब बात आती है अपने धर्म को, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, अपने धर्म को अबाध रूप से, अबाध का मतलब क्या हो गया, बिना बाधा के, बिना, बिना बाधा के, बिना बाधा के आप अपने धर्म को बिना बाधा के जो है मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, क्योंकि भारत के अंदर जो धर्म निरपेक्षता है, किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। क्यों बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारत के अंदर क्या मिलता है, सेक्युलरिज्म में मिलता है। अपने धर्म के अंतःकरण के बीच के अंदर क्या मिलती है, छूट मिलती है। अपने धर्म के पालन का भी क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अपने धर्म को अंतःकरण के भी इसके अंदर छूट मिलती है। अपने धर्म के पालन पोषण का भी इसके अंदर क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अपने धर्म को पालन पोषण का भी इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों, अधिकार जो है किस आर्टिकल के अंदर मिलता है, इसी आर्टिकल में मिलता है। अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का भी अधिकार मिलता है। धर्म के अनुरूप आचरण करने के भी इसके अंदर क्या मिलती है दोस्तों, आजादी मिलती है। आजादी अपने को मिलती है, किस आर्टिकल के द्वारा मिलती है, आर्टिकल नंबर 25 के द्वारा जो मिलती है। और इसी आर्टिकल नंबर 25 के द्वारा जो है सिख धर्म के लोगों को, इसी आर्टिकल 25 के द्वारा सिख धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने की आजादी, कटार धारण करने की आजादी,
ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने की आजादी किस आर्टिकल के अंदर मिलती है, वो दोस्तों अपने को मिलती है आर्टिकल नंबर 25A के अंदर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैन धर्म के अंदर एक व्यवस्था मिलती है, और जैन धर्म के अंदर व्यवस्था कौन सी मिलती है? सलेखना और संथारा विधि। सलेखना एवं संथारा विधि। अब देखिए, जैन धर्म के लोगों को आपने देखा होगा, जैन धर्म के लोग जो है, जो अपनी जीवन के जो अंतिम दिन होते हैं, उन अंतिम दिनों के अंदर क्या करते हैं? जैन धर्म के लोग सलेखना विधि के द्वारा और संथारा विधि के द्वारा क्या करते हैं? अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ये वो विधि होती है, इस विधि के द्वारा जो है ये जैन धर्म के लोग तब तक खाना नहीं खाते जब तक कि इनके प्राण नहीं निकल जाते, और तब तक पानी का भी सेवन नहीं करते जब तक इनके क्या नहीं निकल जाते? प्राण नहीं निकल जाते। तो इसका मतलब जो है, जैन धर्म के लोगों को सलेखना करने की और संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग करने की भी आजादी मिलती है। किस आर्टिकल में मिलती है? आर्टिकल नंबर 25 में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म के अनुरूप चलिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आपको बुराई करने का अधिकार नहीं है। और इसी के अंदर जो है, सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने की भी क्या मिलती है दोस्तों? आजादी मिलती है। और जैन धर्म के लोगों को सलेखना और संथारा के द्वारा अपने प्राणों को त्याग करने की भी क्या मिलती है? आजादी मिलती है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए व्यक्ति चंदा वसूल कर सकता है। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए व्यक्ति ने उस चंदे का क्या कर सकता है? उपयोग भी कर सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 26 कहता है। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है, आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का प्रबंधन करिए, लेकिन धर्म के ऊपर क्या है? धार्मिक कार्यों के अंदर टैक्स से क्या किया गया है? निषेध किया गया है, यानी टैक्स नहीं लिया जाएगा। किस आर्टिकल के अंदर? 27 के अंदर। और धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 28 के अंदर किया गया है। क्या लिखा हुआ मिलता है इसके अंदर? इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो है, या भारत सरकार के द्वारा कोई भी संस्था है, उस संस्था के अंदर जो है, किसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों? धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत जो है वो सभी धर्मों को मानता है, और भारत जो है किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसलिए जो है, धार्मिक शिक्षा को निषेध किया गया है। किस में निषेध किया गया है? सरकार के द्वारा जो संस्था होगी, सरकारी और गैर सरकारी संस्था, उनमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 28 के अंदर। तो ये आर्टिकल अपने पास में कौन से थे? स्वतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक मिलते हैं। 25 से 28 तक मिलते हैं। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है, अपने को कौन सी व्यवस्था मिलती है? तो उनके अंदर जो दोस्तों मिलती है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 एवं आर्टिकल नंबर 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? अनुच्छेद नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। बस क्या बातें लिखी हुई मिलती है आर्टिकल नंबर 29 में? देखिए, आर्टिकल नंबर 29 में लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा एवं लिपि बनाए रखने का अधिकार, अपनी भाषा एवं लिपि बनाए रखने का अधिकार, अपनी भाषा एवं लिपि बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार। ये तो मिलता है आर्टिकल नंबर 29। और आर्टिकल नंबर देखिए 30 में क्या लिखा हुआ मिलता है? आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म के संरक्षण का अधिकार, अपने धर्म के संरक्षण का अधिकार।
अपने धर्म के संरक्षण का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 ने क्या कहा भाई। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 के अंदर क्या व्यवस्था मिलती है। तो दोस्तों व्यवस्था मिलती है शिक्षा एवं संस्कृति की अधिकार की अपने को व्यवस्था मिलती है। देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब क्या हो गया। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब ये हो गया कि जिनकी संख्या जो है वो क्या मिलती है अपने को, कम मिलती है, अल्प मिलती है, मतलब उनकी संख्या अपने को क्या मिलती है दोस्तों, थोड़ी मिलती है। यानी भारत के अंदर जो व्यवस्था की गई है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी अपनी भाषा व लिपि को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा वो भी अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अल्पसंख्यक वर्ग भारत के अंदर कितने मिलते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या दोस्तों मिलती है, वो अपने को संख्या कितनी मिलती है, 6 संख्या अपने को मिलती है। कौन कौन से अल्पसंख्यक वर्ग मिलते हैं, सबसे पहले तो मिलते हैं मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम अपने को मिलते हैं। इसके अलावा अपने को कौन से मिलते हैं, इसके अलावा जो अपने को कौन से मिलते हैं, सिख धर्म के अंदर लोग मिलते हैं। इसके अलावा कौन से मिलते हैं, ईसाई अपने को मिलते हैं। फिर अपने को और कौन से मिलते हैं, पारसी मिलते हैं। और कौन से मिलते हैं, जैन अपने को मिलते हैं, जैन। जैन अपने को मिलते हैं और अपने को कौन से मिलते हैं, बौद्ध धर्म मिलते हैं। पूछा जाए भारत के अंदर कितने अल्पसंख्यक वर्ग है दोस्तों, तो अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या कितनी मिलती है। अल्पसंख्यक वर्गों की अपने को संख्या 6 मिलती है। कौन सी मिलती है, मुस्लिम अपने को अल्पसंख्यक वर्ग मिलता है। इसके अलावा जो है सिख अपने को अल्पसंख्यक वर्ग मिलता है, ईसाई अपने को अल्पसंख्यक वर्ग मिलता है, पारसी, जैन और बौद्ध जो है वो अपने को क्या मिलता है, अल्पसंख्यक वर्ग। तो पूछा जाए कितने अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, तो दोस्तों कितने अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या हो जाती है। मुसलमान जो है वो पूछा जाए कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं, मुसलमान जो है वो अरबी भाषा बोलते हैं। सिख जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। इसके अलावा ईसाई अगर पूछा जाए कि कौन सी भाषा बोलते हैं, ईसाई जो है वो लैटिन भाषा बोलते हैं। ईसाई जो है वो लैटिन भाषा बोलते हैं। पारसी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये फारसी भाषा बोलते हैं। और जैन और बौद्ध पूछा जाए कौन सी भाषा बोलते हैं, तो जैन और बौद्ध जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है वो पाली भाषा बोलते हैं। और जैन धर्म के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये जो है प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो ये भी कभी पूछा जाए क्वेश्चन, तो अपने सामने कौन कौन सी भाषाएं होगी, कौन कौन सी भाषाएं लोग बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित अपने आर्टिकल कौन से मिले, 29 और आर्टिकल नंबर 30। अब देखिए इसके बाद जो आर्टिकल मिलता है वो आर्टिकल अपने को मिलता है दोस्तों 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर कौन सा, 32। सबसे पहले बात तो आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा इस आर्टिकल को क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया था। इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया था। क्यों संविधान की आत्मा कहा गया था, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो मौलिक अधिकारों के हनन होने के बाद जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी वो व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और जब व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार के क्या जारी करता है, लेख जारी करता है। अगर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाना चाहता, व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में जाना चाहता है, हाई कोर्ट यानी किसमें, उच्च न्यायालय के अंदर जाना चाहता है, तो उच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार के रेट जारी करता है, कितने प्रकार के लेख जारी करता है, 6 प्रकार के जो है दोस्तों क्या करता है, वो लेख जारी करता है। इकलौता ऐसा आर्टिकल कौन सा है जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भी पावर जो है हाई कोर्ट के पास है, तो वो आर्टिकल नंबर डियर स्टूडेंट कौन सा है, 226। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो किस आर्टिकल के द्वारा,
आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा, 226 के द्वारा जाएगा। और ये जो 32 के द्वारा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करती है और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो दोस्तों ये जो है 6 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर किसके द्वारा? 226 के द्वारा। तो ये दोस्तों जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। अब बात आती है कि वो कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय लोगों को मिलते हैं। कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय लोगों को मिलते हैं? तो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 15, 15, 16, 15, 16, 19, 29 और 30। यानी ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल किसको मिलते हैं दोस्तों? केवल और केवल भारतीय लोगों को मिलते हैं। वो आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 29 और आर्टिकल नंबर 30 है। तो देखिए आज अपने कितनी सारी चीजें पढ़ी भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर। कहां से दोस्तों अपन ने शुरू किया था? एक बार देखिए जल्दी जल्दी जो है, सबसे पहले शुरू किया था स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर अपन ने 22 की चर्चा की थी। कितने आर्टिकल अपने को मिलते हैं? ये 4 आर्टिकल अपने को मिलते हैं। इसके अंदर अपने विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की, संघ की, आवागमन की, निवास की, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। इसके अलावा व्यापार करने की भी स्वतंत्रता अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपने पढ़े थे अपराधों के लिए 2 सेली अपराध से संबंधित जो है किन परिस्थितियों में किया गया है, क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो पढ़े। 20(1), 20(2), 20(3) भी अपन ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर। इसके बाद अपन ने कौन से पढ़े? आर्टिकल नंबर 21, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, प्राण व देहिक की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 एक भी अपन ने पढ़ा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसके बाद गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति को किया जाता है तो उसके अधिकार उस व्यक्ति के पास कितने हैं, वो अधिकार भी जो है अपन ने पढ़े थे। वो अधिकार भी पढ़े। शोषण के विरुद्ध अधिकार अपन ने पढ़ा। बलात्संग पर रोक पड़ी, मजदूरी के ऊपर पड़ी, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, हाली प्रथा, ये चीजें पड़ी। छोटे बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अपन ने पढ़ी। खतरनाक विस्फोटक स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता, वो अपन ने पढ़ी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपन ने पढ़ा। आर्टिकल 25, 26, 27 और आर्टिकल नंबर 28 अपन ने पढ़े। अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है क्या अधिकार है वो भी अपन ने पढ़े। 29 और आर्टिकल नंबर 30 पढ़े अपन ने। कितने अल्पसंख्यक वर्ग है भारत के अंदर? 6 अल्पसंख्यक वर्ग। मुस्लिम क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं। सिख क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। ईसाई क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा बोलते हैं। पारसी क्या बोलते हैं? फारसी बोलते हैं। जैन धर्म के लोग प्राकृत और बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? पाली भाषा बोलते हैं। तो वर्तमान के अंदर जो है कितने जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनकी संख्या कितनी मिलती है? 6 मिलती है। आखिरकार अपन ने चर्चा की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। किस आर्टिकल को? आर्टिकल नंबर 32 को। तो दोस्तों ये जो थी अपनी क्लास मौलिक अधिकारों से संबंधित पार्ट नंबर 3 था। जितने पहलू हो सकते थे आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे पहलू अपन ने खंगाले, सारे पहलू अपन ने पढ़े। ये जो क्लास है निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।